निकल जा यहां से। आज के बाद इस दुकान पर तुम्हारा नाम तक नहीं लिया जाएगा। मेरे बड़े भाई ने मेरे हाथ से कॉलेज की फीस के पैसे छीनकर जमीन पर फेंक दिए और अगले ही पल मुझे दरवाजे से धक्का देकर बाहर कर दिया। लोग तमाशा देख रहे थे और मैं सड़क पर खड़ा था। आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। पापा को गुजरे अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था और कल तक यही दुकान मेरी पहचान थी। आज मैं यहां अजनबी था। मैं सिर्फ अपनी कॉलेज की फीस लेने आया था और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पापा का सपना था कि मैं अफसर बनूं, लेकिन बड़े भाई को मेरा सपना बोझ लगने लगा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, अफसर बनेगा, पहले अपनी औकात देख। वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। उसी रात मैंने आईने में खुद को देखा। आंखों में बेबसी नहीं थी, सिर्फ कसम थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मैं सब्जी मंडी में था। अफसर बनने का सपना देखने वाला लड़का आज बोरी उठा रहा था और हर बोरी के साथ मैं दिल में एक ही बात दोहरा रहा था, एक दिन यही लोग मेरा नाम सुनकर खड़े होंगे। हाथ छिल रहे थे, पसीना आंखों में जा रहा था, मगर अंदर कुछ टूट नहीं रहा था। आग कुछ बन रहा था। मैंने पहली बोरी कंधे पर रखी ही थी कि पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा और उस आवाज को सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे सामने वो शख्स खड़ा था जिसके एक फैसले से या तो मैं हमेशा के लिए मजदूर बन जाता या उसी दिन मेरी तकदीर लिखी जाने वाली थी। लेकिन उसने जो कहा उसने मेरे अंदर की आग को शोला बना दिया। आखिर उसने क्या कहा? क्या मैं अपनी औकात बदल पाया? और क्या एक दिन वही भाई मेरे दरवाजे पर खड़ा था? मेरा मन जैसे किसी जमी हुई झील की तरह सुन्न हो चुका था। आसपास के शोर शराबे से कटकर मेरा अस्तित्व एक ऐसे मुकाम पर खड़ा था जहां समय थम गया था। मंडी की इस गंदी धूल भरी गली में मैं अपनी मजदूरी के बोझ तले दबा खड़ा था, लेकिन मेरे अंदर का इंसान मर चुका था। मेरे सामने खड़े उस व्यक्ति को देखकर मेरी सांसें जैसे हलक में अटक गई थीं। ये कैसे संभव था? मैं आश्चर्य, भय और अविश्वास के मिले जुले भावों के साथ उसे देख रहा था, जैसे कोई सपना देख रहा हूं। मेरी जुबान गूंगी थी। मैं कुछ कहना चाहता था मगर शब्द हलक से बाहर ही नहीं आ रहे थे। मैं कुछ भी कहता, उससे पहले ही वह रहस्यमयी व्यक्ति, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, मेरे कंधे पर अपना भारी हाथ रखते हुए बोला। उसके लहजे में ऐसी तड़प और आदेश था जिसे टालना नामुमकिन था। किशन, इस तरह अपना आपा बर्बाद मत करो। तुम यहां खाक छानने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हें बड़ा अफसर बनना है। तुम्हें सफलता की बुलंदियों को छूना है। हिम्मत और लगन के साथ अपनी कोशिश जारी रखो, मगर इस तरह मेहनत मजदूरी मत करो। तुम्हें इस हाल में देखकर मैं खुश नहीं हूं। उसकी आवाज में ऐसी तपिश थी जो सीधे मेरे दिल में उतर रही थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने 500 और 1000 के कई नोट मेरी सामने की जेब में डाल दिए। मेरी जेब, जो कुछ देर पहले खाली थी, अब नोटों के बोझ से भारी हो गई थी। वह मुझे देखते हुए बोले, तुम कल अपने कॉलेज चले जाना। मुझे यकीन है तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और अपना आपा कभी भी किसी की बातों में आकर बर्बाद मत करना। तुम बहुत ऊंचे इंसान हो। एक रोज तुम अफसर जरूर बनोगे। ये मेरा आशीर्वाद है। मैं मजीद कुछ कहता उससे पहले ही उन्होंने मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। मात्र नमस्ते के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं कहा था और खामोशी से पलट गए थे। मैं एक पल के लिए पत्थर की मूर्ति बना खड़ा रहा। फिर जैसे ही होश में आया, मैं फौरन उनके पीछे लपका। मैंने उन्हें पुकारना चाहा, लेकिन मेरी आवाज फिजा में दब गई। न जाने पलक झपकते ही वह कहाँ गायब हो गए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मंडी की आगे पीछे 4 गलियों में, हर दुकान के पीछे, हर कोने में अच्छी तरह छानबीन कर ली थी, लेकिन वह हवा की मानिंद फिजा में विलीन हो गए थे। कुछ देर के लिए मैं अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न खड़ा रह गया था। फिर जैसे ही मेरे पांव ने जवाब दिया, मैं सिर हाथों में गिराकर जमीन पर बैठ गया। यह मेरे साथ क्या हुआ था? क्या यह कोई मनोवैज्ञानिक वहम था? क्या मैं थकान की वजह से पागल हो रहा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने खुद को संभाला। नहीं नहीं, ये मेरा वहम है।
ये कहते ही मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। मगर मेरी भारी हुई जेब इस बात की गवाह थी कि यह मेरा वहम नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो अकल को दंग कर दे। मगर ये कैसी हकीकत थी कि मरा हुआ इंसान जिंदा? इससे ज्यादा मैं कुछ सोच नहीं पाया था। मेरे दिमाग की नसें जैसे फटने को थीं। मैं काफी देर तक मंडी में ही रहा। मैंने आगे पीछे हर जगह चेक किया, मगर वह कहाँ चले गए थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मंडी बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी मंडी में मात्र एक अकेला व्यक्ति कभी भी किसी को ढूंढ नहीं सकता। काफी देर तक वहां मंडराने के बाद मायूसी के बोझ तले दबकर मैं घर की राह ले चुका था। मुझे मालूम था मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होंगी। उन्हें तो इस बात का इल्म तक नहीं था कि उनकी औलाद, जिन्हें वह अफसर देखना चाहती थी, मंडी में मजदूरी करने के लिए आई हुई है। मैं क्या करता? मैं बहुत बेबस हो गया था। कॉलेज की फीस जमा करवानी थी। वहां से आखिरी तारीख मिल चुकी थी। मेरे पास पैसे जमा करने का कोई और जरिया नहीं था। मैंने बड़े भाई अर्जुन की दुकान पर जाकर जब उनसे मिन्नत समाजत की कि मुझे पैसे दे दें, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दुकान से बाहर धकेल दिया था। उनके शब्द मेरे दिल में खंजर की तरह उतरे थे। मेरे पास तुम्हारी फजूल ख्वाहिशों के पैसे नहीं हैं। पिताजी स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब मेहनत करो और अपने बलबूते पर शिक्षा हासिल करो। मैं घर का खर्चा उठा रहा हूं, यही काफी है। उनके ये जुमले मेरी रूह को जख्मी कर चुके थे। मगर मैं खामोश रहा था। उनकी बात गलत नहीं थी। गैस, बिजली का बिल, घर का राशन, ऊपरी मामले सब वह अपनी दुकान से हल कर रहे थे। अगर इस दौरान मैं भी अपनी फीस का मसला लेकर उनके सिर पर नाजिल हो जाता, यकीनन उनके लिए परेशानी होनी ही थी। इसलिए मैंने सारी रात एक ही बात का फैसला कर लिया था कि मैं भी थोड़ी मेहनत मजदूरी करूंगा और पैसे जमा करके कॉलेज फीस जमा करवाऊंगा, ताकि परीक्षा के वक्त मुझे बिल्कुल भी परेशानी का सामना न करना पड़े। मगर उस वाकये ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मेरा दिलो दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। एक पल के लिए दिल किया कि भाई की दुकान पर जाकर उन्हें इस मामले से आगाह करूं, मगर मुझे मालूम था कि भाईजान कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। बल्कि वह उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ेंगे कि तुम फिर मेरी दुकान पर अपनी मनहूस शक्ल लेकर आ गए हो। दफा हो जाओ यहां से। कल भी उन्होंने इसी तरह सबके दरमियान मेरी बेइज्जती की थी। मैं इंसान हूं। ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त करने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल भी न थी। मैं सीधा घर चला आया था। मेरी सोच के बिल्कुल मुताबिक मां चारपाई पर बैठी मेरी ही राह तक रही थी। मुझे देखते ही वह अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और मेरे माथे पर प्यार करते हुए बोली, मेरा बेटा कहाँ चला गया था? तुम्हारी मां दुख और शोक में है। कम से कम मेरी परेशानी का तो ख्याल करो। मेरे पास रहा करो। हर वक्त मुझे तुम्हारी फिक्र सताती रहती है। तुम्हारा बड़ा भाई तो दुकान पर होता है, मगर तुम आगे पीछे होकर मेरी जान हलक में अटका देते हो। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारे पिताजी के बाद मेरा दिल कितना छोटा सा हो गया है। उनकी बात सुनकर मैंने सिर को हल्की सी जुम्बिश दी थी और मां को लेकर चारपाई पर बैठ गया था। फिलहाल मैंने उन्हें दोस्त के घर का बोलकर खामोश करवा दिया था, मगर मेरा दिमाग मंडी में ही लगा हुआ था। दिलो दिमाग ऐसा लगता था कि जैसे अभी फट जाएगा। कुछ था जो हम सब पीछे छोड़ रहे थे। पूरी रात मैं इसी क्षमकश में रहा था। कई बार मैंने माँ और भाईजान के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन हर बार मेरे दिल में एक ही ख्याल आता कि ये दोनों कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा मुझे ही बातें सुनाएंगे कि तुम मंडी गए क्यों? तुम्हें ऐसी कौन सी आग लगी है? और भाई तो सीधा सीधा मारेगा। इसी एक खौफ ने मुझे इतना बड़ा सच छिपाने पर आमादा कर दिया था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। फीस के पैसे मुझे मिल चुके थे। मेरा इरादा अब कॉलेज जाने का ही था। यूनिफॉर्म जेपेटन करके मैं बाहर चला आया तो माँ मुझे देखते हुए बोली थी, मेरा शहजादा बेटा कॉलेज जा रहा है। कब से बोल रही थी तुमसे कि कॉलेज चले जाओ, और इम्तिहान होने वाले हैं। बेवजह तुमने इतनी छुट्टियां की। जबकि मैं खामोशी से उनके पास बैठ गया था। वह मेरी तरफ नाश्ता बढ़ाते हुए बोली, भाईजान ने फीस दी है? उनकी ये बात सुनकर मैंने दांतों से होंठ भींचे थे और सिर नफी में हिलाते हुए बोला,
फिलहाल मैंने अपने दोस्त के पिताजी से उधार ले लिया है। अभी मैं कोई काम तलाश कर रहा हूं। जैसे ही कोई काम मिल जाएगा मैं उन्हें वापस कर दूंगा। मैं मजीद कुछ कहता उससे पहले ही भाईजान की आवाज सुनाई दी थी। किसको गाकर सुना रहे हो तुम? हाँ, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं उठा रखा। मैं सिर्फ माँ को पाल सकता हूँ। तुम अपने बलबूते पर खड़े हो जाओ। तुम्हारी भाभी के भी 100 काम होते हैं। कब तक मैं तुम्हारी जिम्मेदारी अपने सिर लूंगा? हद होती है। ये किस तरह गा रहे हो बैठकर? उनकी बात सुनकर मैंने खामोशी अख्तियार कर ली थी। पिताजी हमेशा कहते थे कि बड़े भाई से कभी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बड़ा भाई बाप के बराबर होता है। लेकिन उनकी बातें मुझे बेहद तकलीफ दे रही थी। मैं चाहता तो उनके मुंह पर यह बात कह सकता था कि वह दुकान मेरी भी है। अगर आप उस पर हुकूमत कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मुमकिन है। अगर मैंने टांग अड्डा दी तो आधा हिस्सा आपको मुझे भी देना पड़ जाएगा। मगर मैं ऐसा नहीं था। मेरे बाप ने मेरी तरबियत ऐसी नहीं की थी, बल्कि वह हमेशा एक बात समझाते थे कि घर का मर्द वही होता है जो घर के हर फर्द की कद्र करे, अपनी फैमिली को लेकर चले। और जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई झगड़ा कर देता है, अपने ही खानदान वालों के खिलाफ जाकर बातें बनाता है, वह व्यक्ति हमेशा पीछे खड़ा हुआ पाया जाता है। इसलिए मैं चुपचाप नाश्ता करने लगा था। अभी भाई मजीद कुछ कहता उससे पहले ही माँ बोली थी, ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम अर्जुन? तुम्हें किसने इजाजत दी है मेरे बेटे के साथ इस तरह गुफ्तगू करने की? बड़ा भाई बाप के बराबर होता है और तुम उसे जलील कर रहे हो। अगर तुम इसकी फीस नहीं दोगे तो फिर कौन देगा? जितनी वह दुकान तुम्हारी है उतनी इसकी भी है। जितना तुम्हारा बाप मरा है इसका भी तो मरा है। ये बात क्यों फरामोश कर देते हो तुम? मैंने इस दिन के लिए तुम्हें वह दुकान सौंपी है कि तुम मेरे ही सामने अपने छोटे भाई के साथ ऐसा सुलूक करो। तुम्हारे पिताजी क्या कहते थे कि घर का बड़ा मर्द घर की कुंजी होता है, और तुम बड़े मर्द होकर ऐसी बेवकूफाना बातें कर रहे हो। माँ की बात सुनकर अर्जुन भाई बोले थे, तो मैं क्या करूं माँ? न दुकान पर बिक्री हो रही है, न मुझे माल उठाने को मिल रहा है। ऊपर से आपका लाडला आकर मुझसे हजारों रुपए मांग रहा है। मैं कहां से दूं? मैं ये नहीं कहता कि वह दुकान सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मगर इसका भी तो कुछ हिस्सा बनता है। एक दिन यह दुकान पर आकर खड़ा नहीं हुआ और आ गया मुझसे पैसे लेने के लिए। या क्यों दूं मैं इसे पैसे? पिताजी अब जिंदा नहीं है। इसको समझाएं आप कि जब तक ये नौकरी नहीं करेगा हमारे घर का गुजारा नहीं हो सकता। मैं अकेले अपने सिर तमाम जिम्मेदारी नहीं ले सकता। माजरत के साथ। ये कहते ही भाई अपनी जगह से खड़ा हो गया था और बगैर मेरी तरफ एक नजर डाले वहां से चला गया था। मैंने दुख से आंखें बंद कर ली थीं। उसकी बात गलत नहीं थी, लेकिन उसका अंदाज निहायत तकलीफदेह था। मेरा नाश्ता हराम हो चुका था। माँ मुझे देखते हुए बोली, इस तरह परेशान न हो और न ही तुम्हें दुखी होने की जरूरत है। मैं इससे पैसे लेकर तुम्हें दे दूंगी। तुमने जिससे भी उधार लिया है वापस कर देना। तुम्हारे पिताजी को भी उधार लेना पसंद नहीं था। मैं खामोशी से अपनी जगह से खड़ा हो गया था और आधा नाश्ता किए ही कॉलेज की तरफ रवाना हो गया था। फीस जमा करवाने की आज आखिरी तारीख थी। अगर आज मैं देर कर देता तो फिर मुझे जुर्माना भी अदा करनी पड़ती। एक लंबी मुसाफर तय करके मैं कॉलेज पहुंच गया था। फीस जमा करवाकर मैंने अपना रुख क्लास की तरफ किया था। मगर दिलो दिमाग बेहद बेसुकून था। एक अजीब सी बेचैनी पूरे वजूद में समा रही थी। जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा वह मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। बार बार एक ही चीज मेरी नजरों के सामने आई जा रही थी। अगर वह मेरा ख्याल था तो फिर वह पैसे कैसे मेरे पास चले आए? यही चीज मुझे एक पल भी सुकून लेने नहीं दे रही थी। मैं खामोशी से जाकर आखिरी बेंच पर बैठ गया था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक एक लड़का क्लासरूम में दाखिल हुआ था और सीधा मेरे पास चला आया था। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वह मुझे देखते हुए बोला था, तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जा रहा है। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया था और उसको देखते हुए बोला, क्यों बुला रहे हैं मुझे? नाम वगैरह ठीक तरीके से पूछकर आए हो ना? उसने सिर को हल्की सी जुम्बिश दी थी और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भगवान तुम्हें सब्र दे। तुम्हारे पिताजी का सुना था।
मैं तुम्हारे पिता के अंतिम संस्कार पर पहुंच नहीं पाया, उसके लिए माजरत। मगर ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तुम्हारा नाम किशन है ना? मैंने सिर को हल्की सी जुम्बिश दी तो वह मुझे देखते हुए मजीद बोला, हाँ हाँ, तुम्हें ही प्रिंसिपल सर ने बुलाया है और एक दफा आकर उनसे मुलाकात कर लो। मैंने सिर को हल्की सी जुम्बिश दी थी और खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गया था। जितने वसूख से उसने बातचीत की थी, उस बात से साफ जाहिर हो चुका था कि मुझे ही बुलाया गया है। मगर क्यों? इस बात का मुझे हरगिज इल्म नहीं था। मैं ऑफिस रूम में दाखिल हुआ तो मुझे देखकर प्रिंसिपल सर अपनी जगह से खड़े हो गए थे। बाकायदा तौर पर उन्होंने आकर मुझे गले से लगा लिया था और मेरा कंधा थपथपाते हुए बोले, तुम बहुत हिम्मत वाले हो किशन। ये जो तुमने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, बहुत अच्छा किया। कुछ वक्त के बाद इम्तिहान है और फिर तुम्हें आगे सीसीएस की भी तैयारी करनी है। आओ इधर बैठो मेरे पास। उन्होंने मुझे अपने साथ सोफे पर बिठाया था और मेरे बराबर में बैठते हुए बोले, तुम्हारे पिताजी ने कभी तुमसे जिक्र नहीं किया होगा मगर मैं तुम्हारे पिता का बहुत गहरा दोस्त हूं। तुम्हें किसी भी किस्म का फेवर नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने कभी तुम्हें यह नहीं बताया था। मगर शायद कुदरत कुछ और चाहती थी। मुझे मालूम हुआ है तुम्हारा भाई एक मामूली किराना स्टोर चला रहा है। तुम्हारे बाप की ही जॉब की वजह से तुम शिक्षा हासिल कर रहे थे। अब हो सकता है कि तुम भी मेहनत मजदूरी करो, मगर बेटा जिस मुकाम पर तुम खड़े हो इस वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तुम मेरे कॉलेज के सबसे बेहतरीन छात्र हो। मेरी तुमसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कॉलेज फंड से तुम्हें स्कॉलरशिप दूंगा, जिसकी बदौलत तुम आगे जाओगे, सीसीएस पास करोगे और हमारे देश और मेरे कॉलेज का नाम रोशन करोगे। क्या तुम्हें कोई एतराज है? मैं उन्हें अविश्वासी नजरों से देखे जा रहा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने तपती धूप से बचाकर साये में खड़ा कर दिया हो। मैं खामोश नजरों से उन्हें देखता जा रहा था। वह मजीद बोले, तुम्हारे तमाम कागजात पूरे कर दिए गए हैं। अगर मुझे यहां से ट्रांसफर भी मिल गया, तब भी तुम्हें बाकायदगी से फीस के पैसे, यूनिफॉर्म के पैसे, किताबों के पैसे, हर एक एक चीज फराहम की जाएगी। इस बात का मैं वादा करता हूं। मगर तुम पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ोगे। तुम्हारे बाप की ख्वाहिश थी कि तुम अफसर बनो और तुमने अफसर बनना है। बस अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरह अपनी शिक्षा को लेकर चलते हो। अगर तुमने किसी भी तरह का धोखा अपनी पढ़ाई के साथ किया तो सिवाय पछतावे के सारी जिंदगी तुम्हारे नसीब में कुछ भी नहीं आएगा। मेरी बात हमेशा याद रखना। जब तक बाप जिंदा होता है, औलाद राजा की तरह जिंदगी गुजारती है। और जब बाप मर जाता है तो औलाद की औकात एक सिपाही से भी बदतर होती चली जाती है। इसलिए अपना आपा बनवाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और यह मेहनत सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करके नहीं दिखानी, बल्कि दिन रात मेहनत करनी होगी। तभी तुम कॉलेज का इम्तिहान भी पास करोगे और सीसीएस भी पास करके हमारे देश का और मेरे कॉलेज का नाम रोशन करोगे। उनकी बातें सुनकर मैंने उनके दोनों हाथ थाम लिए थे और उनकी जानिब देखते हुए बोला था, मैं वादा करता हूं सर, अगर मुझे ऐसी सहूलियत मिल जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। ये कहते ही मैंने अकीदत से उनके हाथ छू लिए थे, जबकि वह मेरा कंधा थपथपाते हुए बोले थे, ईश्वर तुम्हारा हामी और नासिर हो, जाओ तुम्हारी क्लास शुरू होने वाली है। जबकि मैं उनका शुक्रिया अदा करके अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया था। मेरी आंखें बार बार भीग रही थीं। ईश्वर इस तरह भी मेहरबान हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्लासरूम में बैठकर बार बार मुझे रोना आ रहा था कि अचानक ही मंडी में मौजूद उस व्यक्ति की बात मेरे कान में गूंजी थी, तुम कॉलेज जाओ, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। क्या यह भी उन्होंने करवाया था? मगर कैसे? अगर वह ठीक थे, जिंदा थे, तो फिर हमसे छिप क्यों रहे थे? ये बात मेरी समझ से बालातर थी। पूरा दिन अजीब कैफियत में गुजरा था। एक खला था जो मेरे दिलो दिमाग में बढ़ता चला जा रहा था। छुट्टी के वक्त मैं खामोशी से घर की तरफ निकल गया था। मैं अब मां से बात करना चाहता था और उनके कान खड़े करना चाहता था। वो बेचारी बेवजह शोक में बैठी घुलती जा रही थी। एक लंबी मुसाफत तय करके मैं घर पहुंचा तो मेरे घर के सामने एक अजीब मजमा जमा था। मेरा दिल लम्हे भर के लिए लर्ज उठा था। पहला ख्याल ही मुझे मेरी मां का आया था।
मैं दीवानावार घर की तरफ बढ़ा था, लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर मेरा पूरा वजूद ढीला पड़ गया था। मैं ऐसा लगता था जैसे कदमों से जान निकल गई हो। मैं पूरे कद से जमीन बोस हो गया था। सामने मेरी माँ का जिस्म एक खाकी रखा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी रेत की मानिंद हथेली से फिसल गई हो। मेरा भाई सिर पर हाथ रखे माँ के पास बैठा झारो कतार रो रहा था, जबकि मैं ऐसा हो गया था कि जैसे अब भी खत्म हो जाऊंगा। मोहल्ले के ही आदमियों ने मुझे संभाला था, मगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर माँ की तरफ बढ़ा था। उनका चेहरा थाम कर मैं तड़प कर रो दिया था। माँ, होश करो। क्या हो गया है आपको? आप इस तरह अपनी औलाद को छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे आपको खुशखबरी देनी थी। आपके किशन को स्कॉलरशिप मिल गई है। मैं अब अफसर बनूंगा। माँ, अब आप कहाँ चली गईं? मेरी चीखों पुकार से पूरा घर लर्ज उठा था, मगर मेरी माँ नहीं उठी थी। कुछ देर के बाद हम माँ को लेकर श्मशान घाट की तरफ बढ़ गए थे। ये कैसा अजाब हम पर नाजिल हुआ था। पहले पिताजी, फिर माँ। मेरा दिलो दिमाग अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। माँ को अग्नि देते वक्त भी मेरा दिल फटने के करीब आ गया था। ये वक्त एक औलाद के लिए बहुत कठिन होता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये हो क्या रहा है? आंखों के सामने धुंध छा रही थी। दिल ऐसा लगता था जिसे कोई मुट्ठी में लेकर मसल रहा हो। माँ की अंतिम क्रिया के बाद भी मैं कई घंटे वहीं बैठा रहा था। दिल फटने के करीब आ गया था। मैं अपनी कैफियत किसी को समझा नहीं पा रहा था। बस वीरान नजरों से उस जगह को देखता चला जा रहा था। भाई ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा था। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वह मेरे गले लग गया था। ऐसा लगता था जैसे इस बार किसी ने मेरे जिस्म में जान फूंकी हो। वह मेरा वजूद सहलाते हुए बोला था, छोटे, हिम्मत कर। इस तरह से तो टूट जाएगा तो मुझे कौन हौसला देगा? माँ कहती थी कि मैं घर का बड़ा मर्द हूं, लेकिन तू हमेशा घर के बड़े मर्द का काम सरंजाम देता था। चल अब घर चलते हैं। जबकि मैंने सिर नफी में हिलाते हुए बोला था, नहीं भाईजान, मुझे कहीं भी नहीं जाना, मैं यहीं पर ठीक हूं। मुझे मालूम है माँ मुझे पुकारेंगी। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत महसूस हुई तब मैं भला क्या करूंगा? नहीं नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना। मैं माँ के पास ही रहूंगा। मगर वह जबरदस्ती मुझे उठाकर घर ले आए थे। मेरा दिल बिल्कुल वीरान हो चुका था। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी से खुशी गारत हो चुकी हो। मैं अब थक चुका था। मैंने फैसला ले लिया था कि मैं भाई को सब कुछ बता दूंगा। मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ा था। दरवाजे पर दस्तक दी तो भाभी ने दरवाजा खोला था। मैं उनकी जानिब देखते हुए बोला, भाईजान कमरे में है। उन्होंने सिर को हल्की सी जुम्बिश दी तो मैं अंदर दाखिल हो गया था। सामने ही वह बिस्तर पर आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गया था। मेरी मौजूदगी महसूस करके वह आंखें खोल चुके थे। आज उन्हें शदीद बुखार हो रहा था। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वह बोले, मुझे माफ कर दे छोटे, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं। मेरी वजह से मां मर गई। वह हम दोनों को छोड़कर चली गई, सिर्फ मेरी खुदगर्जी की वजह से। अगर मैं तुम्हें पैसे दे देता और उस दिन बेवजह मां के सामने तुम्हें न लताड़ता, तो आज हमारी मां हमारे दरमियान मौजूद होती। मुझे माफ कर दे। सब चीजों का कसूरवार मैं हूं। मुझे मर जाना चाहिए था। मेरी मां क्यों चली गई? जबकि मैंने उनके होठों पर हाथ रख दिया था और सिर नफी में हिलाते हुए बोला, ऐसे नहीं कहते भाई। जिंदगी मौत ईश्वर के हाथ में है। मैं और तुम भला कौन होते हैं उसके काम में मुदाखिलत करने वाले? आप खड़े हो, मुझे आपको एक बात बतानी है। मेरी बात सुनकर वह सहारा लेकर बैठ गए थे और फिर मैंने धीरे धीरे उन्हें मंडी में हुए उस तमाम वाकये के बारे में आगाह कर दिया था, जबकि वह एकदम अपनी जगह से खड़े होकर बोले थे, तुम्हें मालूम है तुम क्या बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो कि पिताजी जिंदा हैं, मगर कैसे? और उन्हें हम खुद अपने हाथों से अंतिम संस्कार करके आए थे। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। जबकि मैं सिर नफी में हिलाते हुए बोला था, नहीं नहीं भाईजान, कैसी गलतफहमी हो सकती है? उन्होंने मेरी जेब में पैसे डाले थे, 2 मिनट मुझसे बातचीत की, मुझे आशीर्वाद दिया और फिर गायब हो गए थे। मैंने चारों जानिब चक्कर लगाया था, मगर वे कहीं भी नहीं थे। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
मेरी बात सुनकर अर्जुन भाई बोले थे, मुझे वहीं लेकर चलो, हम दोनों वहां जाते हैं, मालूम करते हैं, कुछ तो पता चलेगा। ऐसे कैसे पिताजी हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं? अगर वह जिंदा है, सही सलामत है, तो फिर उन्होंने हमारे साथ मरने का नाटक क्यों किया? उनके नाटक की वजह से हमने अपनी मां खो डाली। उनकी जल्दबाजी को देखकर मैं भी अपनी जगह से खड़ा हो गया था। ये बात तो हकीकत थी कि मां का इंतकाल पिताजी की मौत के दुख से ही हुआ था। मैं और भाई मंडी रवाना हो गए थे। तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत के बाद हम मंडी में दाखिल हुए थे। शाम होने की वजह से काफी जगह भीड़ भी नहीं थी। यस, इसलिए हम एक एक चेहरे को बगौर देख रहे थे। कुछ सोचकर भाईजान ने अपना मोबाइल फोन निकाला था और अब लोगों से पिताजी की तस्वीर दिखा दिखाकर पूछताछ कर रहे थे कि यह व्यक्ति कहाँ मिलेगा। काफी मेहनत के बाद एक आदमी ने हमें एक बड़ी दुकान की तरफ इशारा किया था कि यह दुकान उसी व्यक्ति की है, आप लोग चले जाएं। हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे को हैरान नजरों से देखा था। भला ये कैसे संभव हो सकता था? पिताजी की कोई दुकान? इस बात का हम दोनों को इल्म ही नहीं था। मैं और भाई दोनों ही उस दुकान की तरफ बढ़ गए थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। मैं भगवान से बस एक ही दुआ कर रहा था कि जो मैंने देखा है वह काश सच हो जाए। मां को खोने के बाद अब एक छोटी सी आस बाकी थी जो मैं बुझने नहीं देना चाहता था। मैं और भाईजान जैसे ही उस दुकान में दाखिल हुए थे, सामने का मंजर देखकर हम दोनों ही पत्थर की मूर्ति बन गए थे। क्योंकि पिताजी सामने काउंटर पर बैठे हुए थे। चंद लम्हे लगे थे और हम दोनों भाई होश में आ गए थे। बड़े भाईजान फौरन काउंटर की तरफ बढ़े थे और जाते ही पिताजी को देखते हुए बोले थे, ये क्या तमाशा लगा हुआ है पिताजी? आप जिंदा हैं, सही सलामत हैं। जबकि उनकी आवाज पर उस व्यक्ति ने अजनबी नजरों से भाईजान को देखा था और उनकी जानिब देखते हुए बोले, आप कौन? मेरा दिल धक से रह गया था। मैं फौरन उस तरफ को बढ़ा था। मुझे देखते ही वो अपनी जगह पर खड़े हो गए और बोले थे, तुम यहां? स्कॉलरशिप मिल गई तुम्हें? जबकि भाई उनको देखते हुए बोले, आप क्या कर रहे हैं यहां? आपको मालूम है आपकी मौत का सदमा लेकर मां का इंतकाल हो गया है। वह हम सबको छोड़कर चली गई है। अगर आप जिंदा थे तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला? वह एकदम गुस्से में आ गए थे, जबकि वह व्यक्ति भाई को संजीदगी से देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी मां का सुनकर दुख हुआ है। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं तुम्हारा बाप नहीं बल्कि मैं उसका भाई हूं। उसकी बात सुनकर हम दोनों झटके की जद में आ गए थे। वह हम दोनों को देखते हुए मजीद बोले, तुम्हारे बाप का नाम राम प्रसाद था और मेरा नाम श्याम प्रसाद है। बेशक हम दोनों सगे भाई हैं, मगर एक दूसरे से नहीं मिलते जुलते थे। 1-2 बार वह मेरे पास आया था और उसने अपने छोटे बेटे का हमेशा जिक्र किया था। उनका कहना था कि वह उसे अफसर बनाना चाहता है, इसलिए मैंने उसकी मदद की थी। मगर मुझे यह मालूम न था कि तुम अपने बड़े भाई को लेकर आ जाओगे। खैर, ईश्वर तुम दोनों को सब्र अता करे। जबकि हमें अभी भी यकीन नहीं आया था। वह झूठ बोल रहे थे। मगर जब उनके हाथ पर वही पैदाइशी निशान देखा गया तो वाकई वह सच बोल रहे थे। वह पिताजी के जुड़वां भाई थे। उन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनती थी। खानदान से श्याम चाचा हमेशा दूर दूर रहते थे। अक्सर पिताजी अपने भाई का जिक्र करते थे, लेकिन कभी हमारी मुलाकात उनसे नहीं करवाई गई थी। मेरी गलतफहमी ने हमें बहुत ज्यादा मायूस कर दिया था। घर आकर मैं खूब रोया था। एक ही तो आस उम्मीद थी जो आज बुझ गई थी, मगर मेरे भाईजान ने मुझे संभाल लिया था। कहते हैं ना, जब रिश्ते खत्म होना शुरू हो जाएं तो जो रिश्ते नफरत करते वो थे, वह भी आपकी कद्र करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। भाईजान ने कहा था कि वह मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा बर्दाश्त करेंगे, मगर अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला जा रहा था। मैंने कॉलेज पास कर लिया था और अब सीसीएस की तैयारी कर रहा था। मेरे भाईजान ने मुझे मुकम्मल सहयोग किया था और कहते हैं जब घर का साथ मिल जाए तो ईश्वर भी आपका साथ जरूर देता है। पहले बाप का मर जाना, फिर मां का मर जाना, दुख पर दुख मिले हुए थे।
और फिर कई साल के बाद भगवान ने हमारे घर में भी खुशियां बिखेर दी थीं। मेरे भाईजान को ईश्वर ने एक साथ दो जुड़वां बेटे अता किए थे और मुझे अच्छे नंबरों से पास करवाया था। मैंने मुकाबला पास कर लिया था और अब अफसर बन गया था। मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। भाई मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहे थे, मगर दिल में अब कोई चाह ही बाकी नहीं रही थी। मेरी माँ की बहुत ख्वाहिश थी कि वह अपनी जिंदगी में अपने दोनों बेटों की शादी कर सके, मगर मैं उस वक्त छोटा था। भला मैं कैसे उनकी ख्वाहिश पूरी करता? जब भी मैं शादी का सोचता हूं तो मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। श्याम चाचा अक्सर हमसे मिलने के लिए आते रहते हैं। उनकी शक्ल देखकर एक अजीब सुकून सा महसूस होता है, जो हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। जिंदगी से मैंने सिर्फ एक सबक सीखा है, आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता, और खून के रिश्ते कभी जुदा नहीं होते। आप एक वक्त में एक दूसरे के खिलाफ जरूर हो सकते हैं, मगर एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। कुदरत ने खून में ऐसी कशिश रखी है कि बुरे वक्त में हर अपना बराबर में आकर लाजमी खड़ा हो जाता है। बेशक मेरा परवरदिगार बहुत मेहरबान है। अच्छे रिश्ते या ताल्लुक बारिश की तरह नहीं होते कि बरसने के बाद खत्म हो जाएं, बल्कि हवा की तरह होते हैं, खामोश मगर हमेशा आपके आसपास। दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल हमारे अपनों की मोहब्बत का होता है। अपने सिर्फ वो वही नहीं होते जो खून के रिश्ते में हो, बल्कि अपने तो वह सब होते हैं जिनको आपका एहसास और ख्याल हो। ऐसे नफीस लोग खुशबू की तरह होते हैं, साथ नहीं होते, पास नहीं होते, नजर नहीं आते, लेकिन उनकी चाहत और खुलूस उम्र भर जन में महकती रहती है। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई कोई करता है। और यह एहसास लफ्जों से जाहिर नहीं होता, बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वह आपके साथ कितने मुखलिस हैं। कुछ रिश्ते भगवान खुद खत्म कर देता है ताकि हमारी जिंदगी खराब न हो, और बेशक वह जो करता है बेहतर करता है। ईश्वर की अताओं पर शुक्र किया करें। दिल्ली की मसरूफ जिंदगी और अफसरशाही के दबाव के बीच किशन ने अपनी माँ और बाप का ख्वाब तो पूरा कर लिया था, मगर उसके दिल का वीरान गोशा अब भी अपनी माँ की कमी महसूस करता था। भाई अर्जुन के जुड़वां बेटे रिही और रोहन अब बड़े हो रहे थे और किशन अक्सर छुट्टियों में गांव जाकर उनके साथ वक्त गुजारता था। एक दिन जब किशन दफ्तर में फाइलें निपटा रहा था, उसकी मुलाकात प्रीति से हुई। प्रीति, जो खुद एक ईमानदार अफसर थी, किशन की मेहनत और ईमानदारी से बहुत मुतासिर थी। उनकी दोस्ती जल्द ही गहरी हो गई। प्रीति अक्सर किशन को उसकी उदासी से बाहर निकालने की कोशिश करती। किशन, यह जिंदगी सिर्फ माजी के गमों का नाम नहीं है, प्रीति ने एक बार कॉफी पीते हुए कहा। तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम खुश रहो, न कि उनकी याद में खुद को खत्म कर लो। किशन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, मगर उसके दिल में अब भी एक खौफ था। तब्दीली तब आई जब विक्रम सिंह नामी राजनेता ने किशन के हलके में एक बड़े निर्माण प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार करने की कोशिश की। किशन अपने उसूलों का पक्का उसके सामने डट गया। तुम नहीं जानते तुम किससे टकरा रहे हो, किशन, विक्रम सिंह ने धमकी दी। अफसर बनना आसान है, लेकिन जिंदा रहना मुश्किल। इसी दौरान गांव से अर्जुन भाई का फोन आया। किशन, दादी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, वह तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। किशन फौरन गांव पहुंच गया। दादी अम्मा, जो बरसों से खामोश थीं, ने किशन का हाथ अपने हाथ में लिया। बेटा, तुम्हारे पिता और श्याम चाचा का जो राज था, वह सिर्फ उस बर्थ मार्क तक महदूद नहीं था। उन्होंने एक पुरानी संदूकची से एक खत निकाला। तुम्हारे बाप राम प्रसाद ने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों की मदद की थी, और उनके दुश्मन भी थे। श्याम चाचा ने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी। विक्रम सिंह का खानदान उसी पुरानी दुश्मनी का हिस्सा है। किशन के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसे लगा कि वह अपने माजी से कभी नहीं बच सकता। दिल्ली वापस आकर उसने और प्रीति ने मिलकर विक्रम सिंह के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिए। एक रात जब किशन दफ्तर से निकल रहा था, विक्रम सिंह के गुंडों ने उसे घेर लिया। मैंने कहा था ना किशन। लेकिन किशन डरा नहीं। उसे अपनी मां की याद आई, उसका आशीर्वाद जो उसके साथ था। मुझे मेरी मां ने लड़ना सिखाया है,
डरना नहीं। उसी वक्त प्रीति और पुलिस वहां पहुंच गई। विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और किशन के उसूलों की जीत हुई। इस वाक़े के बाद प्रीति ने किशन को शादी के लिए कायल किया। किशन, हाँ, तुम्हारी मां यही चाहती थी कि तुम्हारा अपना एक खानदान हो। किशन ने आखिरकार हामी भर ली। अर्जुन भाई और उनके बच्चों की मौजूदगी में किशन और प्रीति की शादी हुई। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी जिंदगी की जहां माजी के दुख थे मगर हाल की खुशियां भी थीं। आखिरकार किशन को समझ आ गया कि खून के रिश्ते सिर्फ पैदा करने वाले नहीं होते, बल्कि वह भी होते हैं जो आपको संभालते हैं, जैसे प्रीति ने उसे संभाला और जैसे अर्जुन भाई ने दुकान के झगड़े के बाद उसे सहारा दिया। वह अब समझ गया था कि जिंदगी जैसे जमी हुई झील थी, आहिस्ता आहिस्ता पिघलकर बहने लगी थी और अब उसमें खुशियों की लहरें थीं। विक्रम सिंह की गिरफ्तारी के बाद किशन को लगा था कि तूफान थम गया है, मगर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। दिल्ली में किशन की साख एक ईमानदार अफसर के तौर पर फैल चुकी थी, लेकिन सियासत के गंदे तालाब में हर कोई उससे खुश नहीं था। एक शाम किशन और प्रीति घर में बैठे थे कि अचानक श्याम चाचा दिल्ली आ पहुंचे। वह काफी परेशान लग रहे थे। किशन, वह फाइलें जो तुमने विक्रम सिंह के खिलाफ इस्तेमाल की हैं, वह सिर्फ होतागाज है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है, श्याम चाचा ने घबराई हुई आवाज में कहा। किशन ने हैरत से पूछा, चाचा आपको यह सब कैसे मालूम? चाचा ने गहरी सांस ली। तुम्हारे बाप ने मुझे मरते वक्त एक और राज बताया था। यह जो राजनेता हैं, यह सब मिलकर शहर के गरीब इलाकों की जमीनें हथिया रहे हैं। मैंने इस माफिया में घुसकर तुम्हारे बाप की मौत का बदला लेने की कोशिश की थी, लेकिन अब मेरी जान खतरे में है। यह सुनकर किशन के पांव तले से जमीन निकल गई। उसे लगा कि उसका सारा खानदान एक ऐसी जंग में शामिल है जिसका अंजाम उसे मालूम नहीं। उसी रात गांव से फोन आया। अर्जुन भाई की दुकान में आग लगा दी गई थी। खुशकिस्मती से अर्जुन भाई और उनके बच्चे महफूज थे, लेकिन दुकान राख का ढेर बन चुकी थी। किशन तड़प उठा। उसे लगा जैसे पिताजी की मौत के वक्त वाला पहिया फिर से चल पड़ा हो। वह फौरन गांव रवाना हुआ। अर्जुन भाई, जो कभी किशन पर गुस्सा करते थे, अब टूट चुके थे। किशन, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे हमेशा गलत समझा। यह सब मेरी वजह से हुआ। मैं इस माफिया के सामने झुक गया था। अर्जुन भाई रोते हुए बोले। किशन ने अपने भाई को गले लगाया। नहीं भाईजान, ये हमारी जंग है, हम सब एक हैं। दिल्ली वापस आकर किशन ने श्याम चाचा की मदद से इस माफिया के असल सरगना का सुराग लगाया। ये कोई और नहीं बल्कि प्रीति का अपना रिश्तेदार था, जो किशन के हर कदम पर नजर रखे हुए था। ये इंकशाफ किशन के लिए एक और बड़ा सदमा था। प्रीति खुद इस हकीकत से नावाकिफ थी और जब उसे पता चला तो वह टूट गई। मैं नहीं जानती थी किशन, मुझे लगा वह ईमानदार है, प्रीति रोती हुई बोली। किशन ने प्रीति का हाथ थामा। ये हमारी आजमाइश है, हमें साबित करना होगा कि हक हमेशा सच के साथ होता है। किशन ने श्याम चाचा के साथ मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया कि माफिया के तमाम अरकान को एक ही वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया। ये कोई आसान काम नहीं था। इसमें कई बार किशन की जान पर बनी, लेकिन श्याम चाचा ने अपने भतीजे की हिफाजत के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। आखिरकार वह सब पकड़े गए। किशन और प्रीति ने मिलकर शहर के पुनर्निर्माण के लिए काम किया। अर्जुन भाई ने दुकान दोबारा खोली, लेकिन इस बार किशन की मदद से। कहानी के आखिर में किशन दिल्ली के अपने दफ्तर में खड़ा खिड़की से शहर को देख रहा था। उसे अब भी अपनी मां की याद आती थी, लेकिन अब उसके दिल में मायूसी नहीं बल्कि एक सुकून था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी इम्तिहानों का नाम है और रिश्तों की असल ताकत मुश्किल वक्त में ही नजर आती है। श्याम चाचा अब उनके साथ ही रहने लगे थे और वह दोनों भाइयों के लिए बाप की जगह बन गए थे। विक्रम सिंह और प्रीति के रिश्तेदार की गिरफ्तारी के बाद सबको लगा था कि दुश्मनी खत्म हो गई है, लेकिन नारायण जेल से ही किशन के खिलाफ एक ऐसी साजिश कर रहा था जिसका मकसद सिर्फ किशन की नौकरी नहीं बल्कि उसकी जान लेना था। एक दिन किशन को डाक में एक पुराना गंदा लिफाफा मिला। उसके अंदर एक तस्वीर थी जिसमें किशन के पिता राम प्रसाद, श्याम चाचा
और नारायण तीनों एक साथ खड़े थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, हम आहिनी भाई हैं, लेकिन लालच हमें अलग कर देगा। किशन के रोंगटे खड़े हो गए। ये दुश्मनी सिर्फ आज की नहीं, बल्कि नस्लों पुरानी थी। नारायण और श्याम चाचा का झगड़ा जमीन का नहीं, बल्कि एक ऐसी खानदानी वसीयत का था जो राम प्रसाद ने छिपा दी थी, ताकि उनका खानदान तबाह न हो। किशन, प्रीति और श्याम चाचा मिलकर उस पुरानी वसीयत की तलाश में निकले। उन्हें पता चला कि वसीयत गांव के पुराने घर के नीचे एक तहखाने में छिपाई गई थी। जब वह वहां पहुंचे तो वहां नारायण के गुंडे पहले से मौजूद थे। एक खौफनाक तसादुम हुआ। श्याम चाचा ने किशन को बचाते हुए गोली खा ली। चाचा, दो! किशन की चीख फिजा में गूंज उठी। वे गुंडे श्याम चाचा को शदीद जख्मी छोड़कर वसीयत लेकर भागने लगे। लेकिन किशन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुलिस को अलर्ट किया और उनका पीछा किया। दिल्ली की सड़कों पर एक सनसनीखेज पीछा हुआ। आखिरकार नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया और वसीयत किशन के हाथ लग गई। श्याम चाचा अस्पताल में थे, लेकिन खतरे से बाहर थे। इस वसीयत में लिखा था कि यह जमीनें किशन के पिता ने गरीबों के नाम कर दी थीं, जिसका सबूत अब किशन के पास था। किशन ने वह जमीनें सरकारी तौर पर गरीबों में बांट दी और वहां एक बहुत बड़ा अस्पताल और स्कूल बनवाया, जिसका नाम उसने अपनी मां और पिता के नाम पर राम जानकी चैरिटेबल ट्रस्ट रखा। कहानी का इख्तिताम एक पुरसुकून शाम के साथ हुआ। किशन, प्रीति और अर्जुन भाई के बच्चे श्याम चाचा के गिर्द बैठे थे। किशन ने आसमान की तरफ देखा, जहां सितारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे मां और पिता उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। खून के रिश्ते टूट सकते हैं किशन, श्याम चाचा ने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन सच्चाई और मोहब्बत के रिश्ते हमेशा जिंदा रहते हैं। किशन ने प्रीति का हाथ थामा। वह अब सिर्फ एक अफसर नहीं था, बल्कि अपने खानदान का मुहाफिज और गरीबों का मसीहा बन चुका था। उसके दिल से वह जमी हुई झील वाली कैफियत खत्म हो चुकी थी और अब उसकी जिंदगी में हकीकी सुकून और इत्मीनान था। जिंदगी में दुख और मुश्किलात आ सकती है, जैसे किशन पर आईं, लेकिन सच्चाई का साथ देने वाले को कुदरत कभी तन्हा नहीं छोड़ती। खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत एहसास के रिश्ते होते हैं। और मोहब्बत ही वह ताकत है जो हर टूटी हुई चीज को जोड़ सकती है।